हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित की पाठशाला। प्लेसमेंट ओरिएंटेड सी क्वेश्चंस की सीरीज़ में आज हमारा 28वां लेक्चर है। आज के जो हमारे 5 क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड होंगे एरे के ऊपर। आप सभी को पता है कि एरे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। बहुत सारी एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लेसमेंट ड्राइव्स में हमेशा एरे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम कुछ ऐसे 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से एरे की इंडेक्सिंग वर्क करती है। अगर मुझे एरे के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कराना है रो वाइज या कॉलम वाइज तो वो कैसे होता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। विच पॉइंटर एक्सप्रेशन करेक्टली एक्सेस ARR23। सपोज कि मेरे पास कोई एरे है, यहाँ पर एरे की साइज मेंशन नहीं है, तो मे बी सपोज कि हम लेते हैं 3:4। मतलब कि मेरे पास एक 2D एरे है जिसमें 3 रोज होंगी एंड 4 कॉलम्स होंगे। तो ये हो गए आपके 4 कॉलम्स और ये है आपकी 3 रोज। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर मैं ARR23 लिखता हूँ तो किस वैल्यू को मैं एक्सेस करूँगा। तो इंडेक्सिंग के फॉर्म में अगर मैं जाता हूँ, ये आपकी इंडेक्सिंग है, तो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग तो 2-3 मतलब 2 नंबर की रो एंड 3rd नंबर का कॉलम, इसकी बात हो रही है। पर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि सेम चीज़ ये जो मैं ARR23 लिख रहा हूँ इंडेक्सिंग के फॉर्म में, इसको अगर मुझे पॉइंटर के फॉर्म में एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस कौन सा वो ऑप्शन है जिसको अगर मैं लिखूंगा तो वो भी सेम इसी लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो एक बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ 1D एरे के रेस्पेक्ट में। भी सपोज कि 1D एरे की कोई वैल्यू मुझे एक्सेस करना है A1, तो हम क्या करते हैं, हमारे कोड में हम लिखते हैं A(1), इसका मतलब कि एरे A और इंडेक्स नंबर 1। लेकिन जब इस कोड को कंपाइल किया जाता है तो बैकग्राउंड में ये जो आपका एक्सप्रेशन है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है A+1 और इस कंप्लीट के ऊपर स्टार, यानी कि डीरेफरेंसिंग। अब ये कैसे हुआ, तो इस तरीके से हुआ कि हम इसको इंडेक्सिंग के फॉर्म में लिखते हैं लेकिन कंपाइलर कभी भी इंडेक्सिंग के फॉर्म में वैल्यू एक्सेस नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग नाम का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है बेसिकली। हम सबको पता है कि जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं वो मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, और आप सभी को पता है कि मेमोरी क्या है, जिसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो वो जो मेमोरी ब्लॉक्स हैं, क्या उन ब्लॉक्स के ऊपर कोई नंबरिंग लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है। तो फिर ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एक्चुअल में आपको मेमोरी से कोई भी वैल्यू एक्सेस करना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि जिस वैल्यू को एक्सेस करना है आपके पास उस लोकेशन का एड्रेस होना चाहिए। और एड्रेस हम किसकी हेल्प से यूज़ करते हैं? पॉइंटर की हेल्प से यूज़ करते हैं। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है A(1) दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू A+1 का स्टार। अब ये कैसे वर्क करेगा? तो A इज द एरे नेम, मतलब कि ये हो गया आपका बेस एड्रेस। आप सभी को पता होगा कि जो एरे का नेम होता है वो नेम खुद अपने आप में क्या होता है? एक बेस एड्रेस होता है। +1 मतलब क्या है? उसके आगे की एक लोकेशन। तो सपोज कि ये मेरा 1D एरे है, A से क्या मिला आपको? ये वाला बेस एड्रेस। +1 करने से क्या मिला? अगली लोकेशन। जब भी किसी पॉइंटर को +1 किया जाता है किसी एड्रेस को तो हम अगली लोकेशन पे मूव करते हैं, आप सभी को पता है ये बात। तो हम यहाँ पर आ गए। अब इस यहाँ की वैल्यू मुझे एक्सेस करना है, मुझे एड्रेस नहीं चाहिए, मुझे यहाँ की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डीरेफरेंसिंग का यूज़ करते हैं। 2 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एक होता है @ वाला साइन, सॉरी M% का साइन, और एक होता है स्टार का साइन। तो ये जो M% है ये आपका रेफरेंसिंग का काम करता है, यानी कि एड्रेस का काम करता है, और उसका अपोजिट होता है ये स्टार, ये आपका डीरेफरेंसिंग का काम करता है। इसका मतलब कि जिस एड्रेस की बात हो रही है उस जगह की वैल्यू। तो ये आपको देता है एड्रेस और ये स्टार आपको देता है वैल्यू। तो यहाँ पर क्या होगा? A+1 जो लोकेशन है मेरी, ये वाली लोकेशन, इसके ऊपर स्टार लगा हुआ है मतलब यहाँ की वैल्यू, और A(1) से भी मुझे क्या मिल रहा था? यहीं की वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या होने वाला है? A+1 का स्टार। ये तो हमने समझा किसके रेस्पेक्ट में? 1D के रेस्पेक्ट में। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आपको 2D के रेस्पेक्ट में। तो आपको ARR23 को रिजॉल्व करना है कि इसको पॉइंटर के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैं ARR2 को रिजॉल्व करता हूँ, तो ये बनेगा A+2 और उसके ऊपर स्टार। ये 3 आपका अभी ऐसी टेज है। अभी जो मैंने लिखा है ना, कई बार ये भी लिखा हुआ आता है A+2 के ऊपर स्टार और फिर आगे स्क्वायर ब्रैकेट में 3, ये भी आपका सही आंसर है। अभी और एक स्टेप आगे जाऊँ, अगर ये जो स्क्वायर में 3 लिखा हुआ है इसको भी अगर रिजॉल्व करूँ तो क्या होगा? A+2 का स्टार जो अपनी जगह पर लिखा हुआ है एज इट इज रहेगा, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होता है उसको हम प्लस में लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा +3, और फिर पूरे के ऊपर स्टार लगा देते हैं। तो ये आपका बनेगा A+2 के ऊपर स्टार +3 और फिर से उस पूरे के ऊपर स्टार। तो ये है आपका ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका ऑप्शन बी।
चलिए इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं कि क्या ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 2D एरे पे बेस्ड है, 4x5। इसका मतलब कि 4 तो रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगे। तो ये मैंने 4 रोज बना ली और ये बन गए आपके 5 कॉलम्स। तो ये आपके हो गए 5 कॉलम्स। अब वैल्यू कैसे एक्सेस होगी, तो पहले वैल्यू स्टोर करना पड़ेगी। तो देखते हैं लूप में क्या हो रहा है। रो के लिए मैंने एक लूप चलाया हुआ है i<4 तक, मतलब 0 1 2 3, 4 रोज है मेरी, 0 1 2 3, तो ये 4 टाइम्स आपका लूप चल गया। उसके बाद में 0 से लेके 4 तक, तो ये आपका 0 से लेके 4 तक कॉलम्स हैं, ये कॉलम का लूप चल गया। हो क्या रहा है, रो वाइज आप वैल्यू स्टोर कर रहे हो। क्या वैल्यू स्टोर कर रहे हो, जो भी आई की वैल्यू होगी 10 उससे मल्टीप्लाई होगा, उसमें प्लस ये हो जाएगा। जब हम पहली रो की बात कर रहे हैं तो आई कितना है 0, तो 10 को आप जब 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कितना हो जाएगा 0, प्लस ये कितना है 0, तो 0 + 0, तो फर्स्ट वैल्यू तो हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आई अभी भी 0 ही है, क्योंकि आप आई की वैल्यू 0 के लिए अंदर आए हो। जे वाला लूप कंप्लीट चलेगा 0 से लेके 4 तक, तो ये वाला पार्ट तो 0 ही रहेगा फर्स्ट वाली रो के लिए, सिर्फ जे की वैल्यू प्लस होती जाएगी। तो 0 1 2 3 4 ये आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4। अगली बार भी जे की वैल्यू 0 1 2 3 4 ही रहेगी, लेकिन आई की वैल्यू में चेंज आएगा, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और 1 × 10 कितना होता है 10। तो नेक्स्ट रो के लिए ये वाला पार्ट क्या रहने वाला है 10, और 10 में आप प्लस कर दो 0 1 2 3 4। तो देखा जाए तो फर्स्ट वैल्यू के जो रिजल्ट्स हैं उन सब में 10 10 प्लस कर दो तो आपकी सेकंड रो बन जाएगी 10 11 12 13 और 14। नेक्स्ट टाइम क्या होने वाला है 10 × आई है तो आई 2 हो जाएगा, तो ये पार्ट आपका 20 बन जाएगा, और इसमें आपको प्लस करना 0 1 2 3 4। तो फर्स्ट वाली रो में अगर 20 20 प्लस कर दोगे तो थर्ड वाली रो बन जाएगी, तो सब में 20 प्लस कर दोगे तो ये आपका 20 21 22 23 24। इसी तरीके से यहाँ 30 प्लस होगा तो 30 31, ये लास्ट बनेगा आपका 34। अब बोला क्या गया मुझे, तो मुझे बोला गया ARR 1 + 9 और उसके ऊपर स्टार, इस लोकेशन को एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ARR 1 को। तो ARR 1 यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 1D एरे के केस में तो क्या होता है, ये ARR + 1 और उसके ऊपर स्टार होता। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ARR + 1 मतलब क्या, 0 के बाद की अगली लोकेशन नहीं, इट्स अ 2D एरे, इट्स नॉट 1D एरे। तो ARR 1 यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है, तो ARR 1 आपका डिनोट कर रहा है यहाँ पर इस वाले एलिमेंट को 10 को। क्यों, क्योंकि ARR 0 किसको डिनोट करता है 2D एरे की फर्स्ट वाली रो को, ARR 1 डिनोट करेगा 2D एरे की सेकंड वाली रो को। तो जब भी आप 2D एरे के केस में अगर सिंगल डायमेंशन यूज करते हो इस तरीके से तो वो रो वाइज चलता है। ये वाली रो आपकी होगी ARR 2 और ये होगी ARR 3। तो ARR 1 कौन सी रो है, सेकंड नंबर की रो, इसका कौन सा वाला एलिमेंट, फर्स्ट वाला एलिमेंट यानी कि 10। अब इसमें किया हुआ है +9, मतलब कि यहाँ से मेरे को 9 लोकेशन आगे मूव करना है। तो यहाँ से अगर मैं 9 लोकेशन मूव करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 तक पहुँच गया मैं, और फिर लगा हुआ है उसके ऊपर स्टार। इसका मतलब कि अभी आप जिस लोकेशन पे हो उस जगह की वैल्यू, और उस जगह की वैल्यू क्या है 24। तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है 24। तो आइए इसको पहले हम इरेज कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें, एक बार समझें कि किस तरीके से हमने मैट्रिक्स बनाया है, देन आपको अच्छे से समझ में आएगा। आगे चल के देखते हैं इसको कि क्या इसका आंसर 24 है। यस, 24 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक 1D एरे जिसमें वैल्यू ऑलरेडी स्टोर है 1 से लेके 8 तक। एक फॉर लूप चलाया गया है जो कि आपका रन हो रहा है 0 से लेके 2 तक। तो 0 से लेके 2 तक मतलब 0 1 2 3 टाइम्स। और कर क्या रहे हैं इसके अंदर हम A ऑफ i = A ऑफ i + 1 और फिर i को 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो एक बार तो लूप में i ++ यहाँ पे भी हो रहा है और एक बार यहाँ पे भी हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कैसे वर्क कर रहा है। तो पहले तो मैंने एक एरे ले लिया, ये आपका एरे है, और इसमें आपको वैल्यू स्टोर करना है 1 से लेके 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमने वैल्यू स्टोर कर दी। थोड़ा सा इसकी थिकनेस को हमें कम करना पड़ेगा। चलिए इसको भी ऐसे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब क्या होगा, सबसे पहले लूप चलेगा 3 बार 0 1 2 मैंने आपको बताया। सबसे पहले चला लूप 0 के लिए, तो A ऑफ 0 = A ऑफ 0 + 1।
तो ए ऑफ 0 पे कौन है, 1 है, इसमें क्या करना है आपको, +1 करना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद आई एक से इंक्रीमेंट हो गया, तो आई जो 0 था वो 1 हो गया। अब आप वापस से गए लूप, तो इस आई प्लस प्लस से एक बार और आई बढ़ गया, तो आई कितना हो गया, 2 हो गया। तो अगली बार के लिए आई क्या होने वाला है, अब 2 होने वाला है। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए ऑफ 2 इक्वल्स टू ए ऑफ 2 + 1। जो ए ऑफ 2 है उसमें +1 करना है। तो ए ऑफ 2 कौन सा है आपका, ये वाला है, इसमें +1 किया तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। इस आई प्लस प्लस से वो आई अब कितना हो गया, 3 हो गया, और इस वाले से वो आई कितना हो गया, 4 हो गया। फिर चेक हुआ 4 लेस देन 3, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो 2 बार ये लूप चल पाया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू 1 थी वो 2 हो गई, और जो थर्ड वैल्यू 3 थी वो 1 से इंक्रीमेंट होके 4 हो गई। आगे चले, अब हम जैसे ही लूप के बाहर आए, तो लूप के बाहर जब हम आए तो आप देखो आई माइनस माइनस। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने वाली है कि आई जो वेरिएबल है वो मेन फंक्शन के अंदर बनाया गया, फोर लूप के अंदर नहीं बनाया गया। अगर इस फोर लूप के अंदर यहाँ पे इंट आई लिखा होता, इसका मतलब कि आई का एग्जिस्टेंस कब तक है, सिर्फ फोर लूप के अंदर। फोर लूप के बाहर आई एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, आई को फोर लूप के बाहर बनाया गया मेन फंक्शन के अंदर। जब भी किसी फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो उस वेरिएबल का जो एग्जिस्टेंस है वो उस फंक्शन के एग्जिस्टेंस तक होता है। तो जब तक ये मेन फंक्शन है तब तक वो आपका आई है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है। तो फोर लूप खत्म हुआ, उसके बाद आई माइनस माइनस। तो ये जो आई हमारा 4 था लास्ट वैल्यू, वो अब 1 से डिक्रीमेंट होके और आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो ये जो मेन फंक्शन के अंदर जो आई बनाया गया है उसकी करंट वैल्यू अभी कितनी है, 3 है। आगे चले, फिर से एक फोर लूप जो कि जे की वैल्यू 7 से स्टार्ट हो रहा है। कब तक, जब तक कि जे की वैल्यू 4 से ग्रेटर है। इसका मतलब कि 7 के लिए चलेगा, 6 के लिए चलेगा, 5 के लिए चलेगा, 3 बार ये भी चलने वाला है। यहाँ पे जे माइनस माइनस है, हर बार जे की वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट करेंगे। इंट आई इक्वल्स टू j/2, इसको मैं सारे केसेस आपको बता रहा हूँ। आई इक्वल्स टू j/2, जे 7/2 वैसे तो 3.5 होता है, पर प्रोग्रामिंग में वो 3 होता है क्योंकि 7 और 2 दोनों ही क्या है, इंटीजर वैल्यू है। और जब भी कभी दो इंटीजर वैल्यू को डिवाइड किया जाता है तो रिजल्ट भी इंटीजर ही होता है। तो आई की वैल्यू हो गई 3। अब इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए ऑफ 3 इक्वल्स टू ए ऑफ 3 माइनस 1। ए ऑफ 3 में से एक कम कर दो, तो ए ऑफ 3 पे कितना है, अभी 4 है, इसमें से एक कम कर दो तो ये हो गया 3। आगे चले, जे 1 से कम हो गया। दूसरी बार में अब जे कितना है, 6, तो अब की बार हो जाएगा आई इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 2। तो 6 डिवाइड बाई 2 कितना होने वाला, 3। दोबारा से 3 आ गया, तो फिर से ए ऑफ 3 इक्वल्स टू ए ऑफ 3 माइनस 1। मतलब कि फिर से ए ऑफ 3 की वैल्यू को क्या कर रहे हैं हम, 1 से कम कर रहे हैं। तो इस 3 को हटा के अब ये 1 से कम हो जाए, कितना हो गया, 2 हो गया। फिर जे 1 से कम हो गया, अब की बार जे कितना हो गया, 5 हो गया। आगे चले, आई इक्वल्स टू 5/2। तो वैसे 2.5 होता है, प्रोग्रामिंग में ये होगा 2। ए ऑफ 2 इक्वल्स टू ए ऑफ 2 माइनस 1। तो ए ऑफ 2 पे कितना है, अभी 4 है, इसको 1 से कम कर दूंगा तो 3 हो जाएगा। आगे बढ़े, फिर से जे 1 से डिक्रीमेंट हुआ, अब की बार जे हो गया आपका 4, और 4 ग्रेटर देन 4 होता नहीं है, तो लूप हो गया फॉल्स। तो 3 बार आपका लूप चला। अब जब ये लूप खत्म हुआ, ठीक है, तब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया है, आई की वैल्यू वही है अभी भी 3, राइट। तो फॉर लूप के खत्म होने के बाद दो वैल्यू प्रिंट की गई है, आई और ए ऑफ आई। तो आई तो कितना है, 3, और ए ऑफ 3, तो ए ऑफ 3 पे कितना है, 0 1 2 3, ये रहा 2। तो ए ऑफ 3 से तो आ जाएगा 2 और आई से आ जाएगा 3। तो करेक्ट आंसर दोस्तों इस प्रोग्राम का होने वाला है 3, 2। दो वैल्यू आपकी प्रिंट होगी, 3 और 2। तो एक बार हम इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद चेक करते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर 3 और 2 है। यस, 3 और 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आया है तो पूरी प्रोसेस को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। एक बार आप फिर से इसको पॉज करके और समझ सकते हैं कि किस पोजीशन में हमने क्या क्या कैलकुलेशन परफॉर्म की है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आज का अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ द एरे बी एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे दो 2D एरे हैं, एक है आपका ए और एक है आपका बी। ए की जो साइज़ है वो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो ये हो गया आपका 2 रोज 3 कॉलम। फर्स्ट रो है आपकी ए बी सी एंड सेकेंड रो इज द डी ई एफ। ये हमारा कंटेंट है। आगे चलेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं। बी जो एरे है वो है 3 रोज एंड 2 कॉलम। अभी एम्प्टी है बी। कैरेक्टर स्टार पी इक्वल्स टू स्टार बी। तो पी एक कैरेक्टर पॉइंटर है और उसको पॉइंट कराया गया स्टार बी।
स्टार बी क्या, बी इज़ द नेम ऑफ द एरे, नेम ऑफ द एरे क्या होता है, बेस एड्रेस, इसका मतलब कि ये वाली लोकेशन। तो बी जो है वो इस लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है और बी ने अपना एड्रेस किसको दे दिया, पी को, इसका मतलब कि पी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पी भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है। आगे चले, फॉर लूप आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 2, आई लेस देन 2 मतलब 1 तक चलेगा, 0 और 1 2 बार चलेगा। अंदर वाला लूप 0 1 2 3 बार चलने वाला है, मतलब कि 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स के लिए चलने वाला है ये। अब इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन को समझना इंपॉर्टेंट है, p प्लस 2 स्टार जे प्लस आई, आगे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब कि इस लोकेशन की जो वैल्यू होगी वो ये वाली वैल्यू होगी। तो मैं आपको इसको डिकोड करके दिखाता हूँ। p तो हमारा पॉइंटर है, प्लस 2 इंटू जे, शुरुआत में अभी जे कितना है, 0 है, तो 2 इंटू जे से कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस आई भी कितना है, 0, तीनों को प्लस करूँगा तो आएगा p, मतलब कि p जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाए, जो 0 0 लोकेशन पे, आई भी आपका 0 है पहली बार में और जे भी 0 है, तो 0 0 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू है, a, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। आगे चले, आई तो अभी भी 0 है लेकिन जे कितना है आपकी बार 1, तो दूसरी बार में आई तो 0 है, जे आपका 1 हो चुका है। अब चूंकि जे 1 हो चुका है तो 2 इंटू जे से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस आई तो 0 है तो p प्लस 2, तो सेकंड जो लोकेशन आने वाली वो आने वाली p प्लस 2, और वहाँ पे वैल्यू आएगी 0 और जे आपका 1 हो चुका है 0 1, तो 0 1 आपकी कौन सी लोकेशन है आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग, तो 0 1 है आपका b, पर ये b जाएगा कहाँ पे, p प्लस 2 पे, p अभी कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट लोकेशन पे, इसको आपको प्लस 2 करके 2 लोकेशन आगे ले जाना है, तो ये पहली लोकेशन, दूसरी लोकेशन आ जाएगी अगली वाली रो में, तो ये b आपका यहाँ चला जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा, जे एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा तो जे 2 हो जाएगा, राइट, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और आई तो 0 ही है तो ये बनेगा p प्लस 4, तो अगली जो वैल्यू जाएगी p प्लस 4 पे, p कहाँ पे, a पे, वहाँ से 4 लोकेशन आगे, तो 1 2 ये 3 और ये 4, मतलब कि थर्ड वाली रो की पहली वैल्यू। यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 0 2, तो 0 2 पे कौन है, c। तो आप देख सकते हो बेसिकली किया क्या गया है कि ए जो मेरा एरे था उसकी जो फर्स्ट रो थी उसको इसमें बनाया गया है फर्स्ट कॉलम, तो पहले रो वाइज जो डेटा था उसको यहाँ पे कॉलम वाइज स्टोर किया गया है। इसको अगर आप आगे और इलेबोरेट करोगे तो सेकंड वाली जो रो है डी ई एफ वो इस तरीके से आके स्टोर होगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर कॉलम वाइज बात करूँ तो ए बी सी डी ई एफ, रो वाइज बात करूँ तो ए डी बी ई सी एफ। इसको इरेज करके एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है। यस, आप देख सकते हो सभी लोग, ए बी सी एंड डी ई एफ या फिर ए डी बी ई सी एफ। यहाँ मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि डेटा इनिशियली कैसे था, ये आपका स्टोर कैसे हुआ, और फिर एट द एंड आपको बी वाली मैट्रिक्स किस फॉर्म में मिलने वाली है, ए बी सी डी ई एफ कॉलम वाइज मिलने वाला है आपको। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पर क्या किया है हमने। सम एक 0 है, मतलब सम एक वेरिएबल है, इसको 0 से इनिशियलाइज किया है। मैक्स सम एक वेरिएबल है, वो भी 0 से इनिशियलाइज है। आई एक वेरिएबल है और एन की वैल्यू 6 है। ए मेरा एक एरे है जिसमें मेरे पास ऑलरेडी 6 वैल्यू स्टोर्ड है। तो ये 6 वैल्यू को मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर है आपका 2, ये आपका -2, फिर ये आपका है -1, देन 3, देन 4, देन 2। क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन ज़्यादा है। क्वेश्चन आपको लग रहा है कि लेंदी है, टफ होगा, टफ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है। तो कैसे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, लूप चला, आई की वैल्यू 0 से आई लेस देन एन, मतलब आई लेस देन 6 यानी कि 5 तक चलेगा। तो ये लूप चलने वाला है 0 से लेके 5 तक, यानी कि 6 टाइम चलने वाला है। और ये मेरी इंडेक्सिंग है 0 1 2 3 4 5 तक। हुआ क्या है, इफ़ के अंदर मेरे पास 4 कंडीशन दी हुई है अलग अलग, सॉरी 1 2 और 3 कंडीशन दी हुई है। इन तीनों कंडीशन के बीच में और लगा हुआ है, इसका मतलब कि इनमें से एक भी अगर ट्रू होगी तो ये सब कुछ ट्रू हो जाएगा। तो सबसे पहले आई 0 से हम स्टार्ट हुए। अब पहली बार में तो आई 0 ही है, और पहली कंडीशन क्या है, आई अगर 0 है तो इसका मतलब कि लूप पहली बार में तो क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो पहली बार में लूप ट्रू हुआ, अंदर गए, फिर चेक हुआ सम ग्रेटर देन मैक्स सम। अब शुरुआत में तो सम भी 0 है और मैक्स सम भी 0 है, तो 0 ग्रेटर देन 0 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो ये वाली लाइन परफॉर्म नहीं होगी, सीधा आप आ गए इस वाली लाइन के ऊपर। ये लाइन क्या बोल रही है, ए ऑफ आई ग्रेटर देन 0 है क्या, तो ए ऑफ आई कितना है 0, तो ए ऑफ 0 0 से बड़ा है क्या, तो ए ऑफ 0 पे क्या है 2 है, तो यस 2 तो बड़ा है 0 से। अब अगर 2 बड़ा है 0 से तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो पार्ट है ये परफॉर्म होगा। ये क्या बोल रहा है, ए ऑफ आई कितना है 2, तो सम में कितना आ जाएगा 2, तो सम की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। एल्स वाला पार्ट भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ आपका जो है, हाँ सॉरी, इफ आपका फॉल्स हुआ था तो हम इस पे नहीं गए और हम इस पे चले गए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट
आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अगली बार 1 हो जाएगी। आई 0 है क्या, नहीं है, अगली कंडीशन चेक करेंगे ए ऑफ 1 लेस देन 0 है क्या, ए ऑफ 1 पे कितना है -2, यस -2 लेस देन 0 है, तो दूसरी बार में सेकंड वाली कंडीशन ट्रू हो गई, अंदर गए। सम ग्रेटर देन मैक्सम है क्या, यस, तो दूसरी बार में सम कितना था 2, पर मैक्सम कितना है 0 है, तो क्या 2 बड़ा है 0 से, हाँ ये ट्रू है, अंदर गए तो मैक्सम क्या हो जाएगा, जो सम की वैल्यू है ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे मैक्सम क्या हो जाएगा, मैक्सम 2 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि ये इफ ट्रू हुआ था तो ये लाइन तो हम परफॉर्म कर चुके हैं, तो ये वाली परफॉर्म नहीं होगी। फिर आगे चलेंगे, तो जब आप इसको इस तरीके से सॉल्व करिए, करना कुछ भी नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है आपके पास कि आपको बस कंडीशन के बेसिस पे सम और मैक्सम की वैल्यू को सेट करना है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो जब आप खत्म करेंगे और लास्ट में यहाँ पे तो हमें मैक्स सम और सम की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो एट द एंड मेरे पास मैक्स सम की वैल्यू होने वाली है 7 और सम की वैल्यू वही रहेगी जो पुरानी वैल्यू है 2। तो करेक्ट जो आउटपुट यहाँ पे इसका होने वाला है वो 2 होने वाला है। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसमें हेल्प करूँगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसका करेक्ट आंसर 7,2 है। 7,2 इज द करेक्ट आंसर। आपको कोई भी डाउट है, किसी तरह की कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूरा कोड लिख के भी दे सकते हैं। तो मैं उस कोड को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बना के आपको दूंगा कि कैसे उस कोड को हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चंस बना रहा हूँ आपके लिए। बहुत सारा समय देना पड़ता है मुझे यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाने के लिए, उनके कंटेंट को प्रिपेयर करने के लिए। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आगे भी मैं आपके लिए इस तरह के और भी वीडियोस लेकर आता रहूँगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। बहुत जल्दी मैं पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बहुत जल्दी हम प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस भी स्टार्ट करने वाले हैं विद इन 2-3 डेज, जहाँ पे मैं आपको डिफरेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और हम लीड कोड की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।